डबरा बहुत बदतर स्थिति में है। जो सरकार ये कहती थी सबका साथ सबका विकास, वो डबरा के साथ लगातार सौतेला व्यवहार कर रही है। अगर वो बनता तो डबरा का नक्शा बदलता, डबरा अपने आप में राष्ट्रीय स्तर की जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखता। डबरा का जिला बनने का काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन निश्चित रूप से डबरा जिला बनेगा, इसकी मैं श्योर गारंटी देता हूँ। लगभग 1000 करोड़ रुपया इसका खर्च निकाल लिया तो सरकार भी जागेगी, सरकार भी नींद से उठेगी। E20 फ्यूल पे आपका क्या विचार है? और डीजल पेट्रोल वाली तो वो सब कबाड़ में जाएगी। देखना आप 2-3 साल में स्थिति ये बनेगी, तमाम गाड़ियां बंद हो रही हैं। क्यों, राजनीति में क्या बदलाव देखते हैं? सबसे ज्यादा राजनीति का जो नैतिकता का पतन हुआ है वो 2014 से शुरू हुआ जी। या तो भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिका रही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिका नहीं रही तो स्वतंत्र नगरपालिका रही है, लेकिन कांग्रेस की नहीं रही। उस कारण से एक लंबे समय से डबरा बहुत बदतर स्थिति में है। बैलेट पेपर से चुनाव करा लें और उसमें अगर भाजपा जीत जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नमस्कार, मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका टॉक विद इंडिया शो में, जहां हम सिर्फ बात नहीं करते, हम बात करते हैं उन छोटे छोटे मुद्दों की जो देश को बेहतर बनाने में सहयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य ये है कि जनता तक साफ सुथरी और सटीक शब्दों में तथ्यों के साथ बात पहुंचे, ताकि वो बात जिसका अवलोकन करके और जिन छोटे छोटे कदमों से हम देश को बेहतर बना सकते हैं। भारत केवल हमसे नहीं, हमारी आवाज़ से भी मजबूत बनता है। इसलिए टॉक विद इंडिया में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं टॉक विद इंडिया, भारत की आवाज़। नमस्कार, आज हमारे साथ डबरा के लोकप्रिय विधायक सुरेश राजे जी, स्वागत है सर आपका। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार सर। तो सर कैसे हैं आप? मैं बस ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं एक बहुत लोकप्रिय प्रश्न पूछना चाहूँगा कि डबरा का जिला बनने का काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो ये जनता का बहुत ही लोकप्रिय सवाल है कि क्या इसका चल रहा है और क्या इसमें समय लगेगा, क्या? जहाँ तक मैं समझता हूँ एक लंबे समय से डबरा को जिला बनाने की मांग है और जायज़ मांग है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि चुनाव से पहले इसकी घोषणा होगी। लेकिन डबरा निश्चित रूप से जिला बनेगा और मैं समझता हूँ चुनाव के ऐसे मान के चले ये भी संभव हो सकता है कि नगरपालिका चुनाव के दौरान हो जाए या फिर चुनाव के 6 महीने पहले हो, लेकिन निश्चित रूप से डबरा जिला बनेगा, इसकी मैं श्योर गारंटी देता हूँ जी। तो ये जो मापदंड हैं जिला होने के, क्या उन मापदंडों पे डबरा खड़ा उतरता है? जो डबरा तो बहुत आगे है, जो जिले बनाए हैं वर्तमान में, नए तमाम जिले जो मध्य प्रदेश में बनाए हैं, डबरा उनसे बहुत आगे है। और कई वो पैमाने हैं जिनको डबरा बहुत आसानी से उन सारी जो है ना उनको वो करता है, कोई दिक्कत नहीं है किसी रूप में। अगर सर डबरा जिला घोषित हो जाता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोजगार में और क्या क्या बदलाव आएंगे? देखिए, सबसे बड़े बदलाव तो ये आएंगे कि हमारा शहर जैसा लगने लगेगा जी। आज वर्तमान के जो हालात हैं, अभी आप मेरा इंटरव्यू करने के बाद जरा शहर के अंदर जाओ और शहर का 4 मुख्य मार्ग हैं। आपका ठाकुर बाबा, आपका पुराना गाड़ी अड्डा, आपका सिंधिया चौराहे से लेकर और आपके अग्रसेन चौराहे तक गंदगी का अंबार आपको देखने को मिलेगा। इधर आप चले जाइए लक्ष्मी कॉलोनी की तरफ, बुजुर्ग रोड, फिर आप चले जाइए जिसको थीम रोड कहते हैं, बल्ला का डेरा, मतलब जितने मैं गिना रहा हूँ। फिर आप चले जाइए जेल रोड पे जाओगे तो हमेशा पानी का भराव मिलेगा पुल के नीचे, लेकिन मजबूरी में वाहन निकलते हैं। और एक लंबे समय से वहाँ जो एक छोटा सा टुकड़ा है रोड का, वो भी ये नगरपालिका और सरकार आज तक बना नहीं पाई है। फिर आप चले जाइए ये साईं बिहार से लेके आप हाईवे को जोड़ने वाला रोड, मतलब चाहूँ और कहीं भी एक रोड आप बता नहीं सकते। सबसे पुराना रोड है पुराना गाड़ी अड्डा जी, आप उसके हालात देख लिए। कुल मिला के डबरा कहीं से थोड़ा आपने इंटर किया है ना, तो ये कुछ समय पहले ये रोड बन गए थे, तो वो उसको आप रोड कह सकते हो। बाकी डबरा में आपको बस स्टैंड देखने को नहीं मिलेगा, बस स्टैंड की जमीन सरकार ने बेच दी जिस पे प्राइवेट मल्टी बन रही है। लेकिन बस स्टैंड कहाँ काबिज है? मेन रोड पे। आप जाओ ना, स्टोरी बनाओ, आपके चैनल को तो बहुत अच्छा मुद्दा दे रहा हूँ मैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए एक चीज नहीं है, वो कई चीजें हैं। और तो क्या इन मुद्दों को आपने उठाया तो इसमें सरकार का, चूंकि विपक्ष में है आप, तो क्या उनका रवैया है और क्या इन कामों में राजनीति हो रही है या जनता की सेवा के लिए काम होने चाहिए, या इनमें राजनीति हो रही है क्या सर? देखिए, राजनीति तो निश्चित है, स्वाभाविक है, हो भी रही है। और मैं समझता हूँ कि
जो सरकार ये कहती थी सबका साथ सबका विकास, वो डबरा के साथ लगातार सौतेला व्यवहार कर रही है। और सौतेले व्यवहार का मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक बहुत बड़ी महती परियोजना थी डबरा की, जो है माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, लगभग 1400 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट था शुरुआत में। और जहां जानकारी मैंने जब विधानसभा इसकी लगाई तो बताया कि लगभग 1000 करोड़ रुपया इसका खर्च निकाल लिया। बताइए किसने निकाल लिया? जिस कंपनी को ठेका दिया। और लेकिन आप आज मौके पर काम देखने जाओगे तो मैं कहता हूं उसमें 50% भी काम नहीं हुआ और राशि निकल गई 75% के लगभग। तो ये एक चीज नहीं है। आप आजादी के समय मतलब जब राजा महाराजाओं का युग हुआ करता था तो सिंधिया महाराज के समय का एक डैम बना है, हर्षी डैम, वो उसकी मुख्य कैनाल है। मुख्य कैनाल के हालात इतने बद से बदतर हैं जो जीवनदानी है किसान के लिए। जो सरकार छाती ठोकती है कि हमने अन्न का इतना भंडार बढ़ा लिया, इतना हमको अवार्ड मिल गया, किसके दम पे मिल रहा है? वो किसान के दम पर। लेकिन किसान के दम पर मिलने वाला अन्न किसान पैदा करता है, इनाम आप लेते हो, लेकिन उसमें दुर्भाग्य किसान का ये है उसको न तो समय पे पानी मिल रहा, न समय पे बिजली मिल रही, न उसको खेत पे पहुंचने के लिए। आप कहते हो कम से कम 20 बरस से तो आप सत्ता में हो ना, बिल्कुल, तो 20 बरस कम तो नहीं होते। तो एक अदद जो मुख्य नहर है उसका जो अप्रोच रोड होता है वो जमाना गया जब बैलगाड़ी चलती थी। अब आज गांव में जाइए तो हर घर में ट्रैक्टर मिलेगा, तो ट्रैक्टर निकलेगा कहां से जब उसको रोड नहीं है? तो हालात बद से बदतर हैं। और विकास के नाम पर निश्चित रूप से डबरा के साथ हम तमाम रोड जब मंजूर कराते हैं और हमको लगता भी है कि रोड मंजूर हो गए, लेकिन जैसे ही उसका काम शुरू होने का अवसर आता है तो किसी न किसी बहाने को लेके उसको हटा दिया जाता है। तो ये तमाम समस्याओं से हमारा डबरा जूझ रहा है। निश्चित रूप से हम एक दिन कामयाब होंगे और संघर्ष करना हमारा कर्तव्य है और अपनी जनता की लड़ाई लड़ना ये हमारा धर्म भी बनता है। चूंकि हम विपक्ष के विधायक हैं तो ये हमारी जिम्मेवारी दुगनी हो जाती है। बिल्कुल। तो जैसा आपने कहा कि विधानसभा में अभी आपने रिसेंटली एक ये मुद्दा उठाया 1000 करोड़ का ये नहर वाला उठाया, ऐसे और कौन से मुद्दे हैं जो अभी आप रिसेंटली डबरा के लिए विधानसभा में उठा रहे हैं जिन पे आपका कार्य चलता है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सरकार का नारा है जी, बहुत महत्वपूर्ण नारा है। और जब स्लोगन हम पढ़ते हैं तो लगता भी बहुत अच्छा है, लेकिन हम वो बेटी पढ़ाओ तो बेटी पढ़ेगी कैसे? जब विद्यालय होंगे तब पढ़ेगी ना। नौनिहाल कहाँ पढ़ेंगे? आप सारे सरकारी स्कूल एक एक करके बंद करते जा रहे हो, तो गांव की गरीब बच्ची तो वहां पढ़ने से रही और प्राइवेटीकरण को आप बढ़ावा दे रहे हो। तो अपने हालात क्या हैं? अपने हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब आ जाए अपन इस बात पे कि बेटी पढ़ाओ। तो हमारे डबरा में जब से मैं एमएलए बना हूं, 2020 में मैं पहली बार एमएलए बना, लगातार हर सत्र के दौरान मैं ये मुद्दा बड़ी गंभीरता से उठाता हूं सदन में कि एक कन्या महाविद्यालय डबरा के अंदर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी बेटियां पढ़ तो जाती हैं, जैसे ही उन्होंने इंटर किया तो यहाँ महाविद्यालय नहीं होने के कारण वो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं। क्योंकि आज भी हमारा शहर में बसने वाला मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, गांव में रहने वाला हमारा किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी भी कोई वर्ग से मतलब नहीं है इसमें, वो डरता है मेरी बिटिया अकेली जाएगी, ग्वालियर तक आएगी, कैसे जाएगी, कहाँ उतरेगी, कहाँ चलेगी। और आज के हालात बद से बदतर है और सरकार इस पे गंभीर नहीं है। सरकार कहती है कि हमारे पे संसाधन नहीं है। अरे भैया, वो हमारे पे शिक्षा के लिए संसाधन नहीं है, बाकी हम करोड़ों रुपए के ऐसे प्रकल्प भी चलाते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। और जनता को मूलभूत 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है जो उसका हक है, जो उसका वाजिब हक है: स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। ठीक है, आप रोजगार जितना दे पा रहे नहीं दे पा रहे अलग विषय है, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा ये तो उसका अधिकार है, ये तो किसी भी सरकार की जिम्मेवारी है।
तो हम स्वास्थ्य के लिए भी सिविल हॉस्पिटल का मुद्दा मैं कई बार उठा चुका हूँ। अब थोड़ा सा सिविल हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है थोड़ी सी उतने गति पकड़ी है, तो जबकि मैं 4 बार मुद्दा उठाया विधानसभा में, तब जाके वो बिल्डिंग का काम अब शुरू हुआ है। अब वो क्या समय में पूरा होगा ये भी देखने वाली बात है। तो ये सही है, हमारा सिविल हॉस्पिटल है, जिले की जरूरत क्यों जरूरी है? सिविल हॉस्पिटल है, आप आज चले जाइए, वहां जितने स्टाफ डॉक्टर्स रहना चाहिए वो डॉक्टर्स किसी न किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण अपना अटैचमेंट ग्वालियर करा लेते हैं, कोई कहीं करा लेता है, डबरा कोई यहाँ रहना ही नहीं चाहता, जबकि इतना अच्छा प्लेसमेंट है, कोई बहुत दूरी नहीं है, मतलब ट्रेन का साधन है, 30 मिनट की दूरी रह गई है डबरा टू ग्वालियर। लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य से विमुख होकर वो डॉक्टर्स जिन्होंने डॉक्टर की डिग्री सिर्फ इसलिए ली है कि वो सेवा करेंगे, लेकिन वो सेवा करने की जगह कोशिश करते हैं कि ग्वालियर में अटैचमेंट हो जाए और हम जो है वहाँ अपना कर्तव्य से विमुख होकर ऐश की जिंदगी जिए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए ये रोड की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, भाई ये जब जिला हमारा डबरा बनेगा तो निश्चित रूप से उद्योग के मामले में आज प्राइवेटकरण के कारण जो प्राइवेट सेक्टर में जिन लोगों ने अपने उद्योग खुद के लगाए हैं उन्हीं को आप उद्योग कह सकते हो। लेकिन एक बार हमारे डबरा में एक बहुत बड़ा, आपने नाम सुना होगा, डबरा शुगर फैक्ट्री। शुगर फैक्ट्री के नाम से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डबरा में था, इसमें हजारों लोग काम करते थे। समय की परिस्थितियां रही और वो मिल बंद हो गया, और वो मिल बंद हो गया तो उससे लगी हजारों एकड़ जमीन जो सरकार की जमीन थी, और जो सरकार की जमीन थी और उसमें जो गरीब लोग आदिवासियों को वहाँ उस समय उनको रहने के लिए जगह दे दी सरकार ने, उन आदिवासियों तक को पट्टे देने के लिए सरकार के पसीने छूट रहे हैं। क्यों? कि वो प्राइवेट जो इनको आप भूमाफिया कहेंगे दूसरी भाषा में, उन्होंने किसी न किसी तरीके से उसको उलझा रखा है। तो ये तमाम, आपको पता हो, एक एविएशन हब, कमलनाथ जी की एक मात्र 15 महीने की सरकार थी, 15 महीने की सरकार में एक एविएशन हब डबरा में बनने वाला था, और इसमें हजारों एकड़ जमीन, सरकार के पास जमीन भी थी, कोई मुहैया नहीं कराना थी, लेकिन अगर वो बनता तो डबरा का नक्शा बदलता, डबरा अपने आप में राष्ट्रीय स्तर की जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखता। तो ये तमाम वो समस्या हैं जो डबरा की स्वतः खत्म हो जाएंगी, स्वतः हल हो जाएंगी अगर बस एक बार डबरा जिला बन जाए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जनता इसमें क्या योगदान कर सकती है आपका जिला बनने में? क्योंकि जैसा मुझे लग रहा है कि जिला बनने से काफ़ी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, तो जनता का कुछ योगदान आप चाहेंगे, या जनता से क्या कहना चाहेंगे? कि मैं जनता से तो आपके माध्यम से बस इतना ही अनुरोध है कि जब हम मांग उठाते हैं, क्योंकि हम एक राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल होने के नाते हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता तो उसमें सहभागिता करते हैं, लेकिन जनता की सहभागिता बहुत जरूरी है। जिस आंदोलन में जनता की सहभागिता अगर नहीं होगी तो वो आंदोलन जो है आंदोलन सा नहीं दिखता, वो एक राजनीतिक आंदोलन बन के रह जाता है। जनता की सहभागिता बहुत जरूरी है, और हम जनता से उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में पुनः हम इसके लिए आंदोलन करने वाले हैं। तो जनता उसमें जुड़ेगी और जनता की सहभागिता दिखेगी तो सरकार भी जागेगी, सरकार भी नींद से उठेगी, और सरकार इसे राजनीतिक चश्मे से देखने की बजाय सबका साथ सबका विकास अपने नारे को चरितार्थ करते हुए इसको अमल में लाएगी। तो सर, जैसे कि हम बात कर रहे थे शिक्षा पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे, मैं शिक्षा के साथ रोज़गार पे भी थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, क्योंकि इस टाइम पे बेरोज़गारी यूथ में बहुत ज़्यादा है। दूसरा, मुझे व्यापार और एमएसएमई के में डबरा में क्या चल रहा है, एमएसएमई लघु उद्योग के विषय में जरूर बात करना चाहूँगा। तो मैं लघु उद्योग के विषय में तो अभी तक जहाँ तक आप जो हमें देखने को मिला है, जितने लोगों ने अपने प्राइवेट सेक्टर के उपक्रम लगाए हैं वो ही उपक्रम आज डबरा में चल रहे हैं। बाकी सरकार की तरफ से कोई भी मध्यम या लघु उपक्रम डबरा में मेरी जानकारी के अनुसार तो अभी तक कोई शुरुआत नहीं हुई है।
तो रोज़गार की जैसे हम बात कर रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट जैसा कि आज के डेट में आ रहा है कि रोज़गार इतने ज़्यादा कम है कि सभी लोगों को नौकरी तो मिल ही नहीं पा रही है। दूसरी कई नौकरियां ऐसी मिल भी रही हैं प्राइवेट सेक्टर में, उनकी तनख्वाह इतनी कम होती है 10,000 12,000, जिसमें आमतौर पे आपको भी शायद जानकारी हो कि घर चलाना बहुत कठिन हो रहा है। तो ये एक धीरे धीरे स्टूडेंट्स में कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है कि हम पढ़ भी लेंगे, एमए कर लेंगे, बीए कर लेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे, बट कहीं ना कहीं नौकरी न मिल पाने का वो एक स्टूडेंट में फ्रस्ट्रेशन मुझे देखने को मिल रहा है। देखिए, ये जो आपने कहा, ये प्राइवेट सेक्टर की नौकरी नहीं है जी, ये तो बंधुआ मजदूरी है जी। प्राइवेट सेक्टर में क्या कर रहे हैं, ये प्राइवेट सेक्टर का मामला वो तरह दूसरी तरफ ले गए हैं। जी, आउटसोर्स में एक ठेकेदार होता है, वो ठेकेदार को सरकार उसे ठेका देगी, फिर वो ठेकेदार चॉइस करेगा कि मुझे किसे रखना है। फिर वो ठेकेदार, अब उसकी तनख्वाह, जो आउटसोर्स का कर्मचारी है उसकी तनख्वाह होना चाहिए 14,500 14,000 15,500, एग्जाम्पल के तौर पर तनख्वाह मिल रही है उसे लगभग 10,500। क्यों? लगभग वो 4-4,500 रुपये जो बीच में कंपनी है, ठेकेदारी की कंपनी। तो अब ये कंपनी का मतलब आप समझ लो कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। पहले एक चपरासी की नौकरी भी परमानेंट मिलती थी, आज चपरासी की नौकरी के साथ साथ आप एक चीज समझ लो कि जो हमारा सफाई कर्मचारी है जी, जो देश की, किसान के बाद अगर देश की स्वास्थ्य में, सफाई में वो दूसरा सजग प्रहरी है, और उस काम को करता कौन है? एक वर्ग विशेष के लोग ही करते हैं, सफाई कर्मचारी, वो होते हैं हमारे वाल्मीकि समाज के लोग। जी। आज उनकी नौकरी पे खतरा मंडरा नहीं गया, उनकी नौकरी खत्म कर दी। टोटल नगर पालिका में, नगर निगम में आउटसोर्स से लोग भर रहे हो। आउटसोर्स में क्या हो रहा है वो समझ लो। आउटसोर्स में ये हो रहा है कि वही बिल्कुल जो आपने अभी कहा, उनकी तनख्वाह, बेचारा वो 8,000 रुपए के लिए तरस रहा है, वो आउटसोर्स वाले के भरोसे है। अब आप कल्पना करिए, ये सरकार अगर एक सफाई कर्मचारी को स्थायी नौकरी नहीं दे सकती, उसका कोई भविष्य नहीं है जीवन में, सफाई कर्मचारी की कोई ऊपरी आमदनी नहीं होती है। बाकी हर किसी विभाग में चले जाओ आप, जिसकी अपनी तनख्वाह है, उसके तमाम सोर्स भी रहते हैं वहाँ, वो तो कर लेगा बेचारा। लेकिन वो सफाई कर्मचारी क्या करेगा? उसको तो नाली साफ करना है, उसको तो वो कचरा उठाना है, वो भी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। तो ये सरकार को बहुत, सरकार की सोच पर, सरकार की नीति पर, सरकार की नीयत पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। सरकार को इसे तत्काल बंद करके कुछ करे न करे, लेकिन कम से कम सफाई कर्मचारियों के आउटसोर्स टोटल बंद कर देना चाहिए। जी, आउटसोर्सिंग खैर कई विभागों में भी और भी चल रही है। लागत जैसे जो बिजली विभाग है उसमें भी है, जो मीटर पे कलेक्शन कर रहे हैं वो भी आउटसोर्स पे लगे हुए हैं। देख तो रहे आप मीटर पे कलेक्शन करने वालों की हालत क्या है। उनको पता नहीं है, वो जाते हैं मीटर कनेक्शन, अब मीटर वाले से कह देंगे कि भाई कुछ सुविधा शुल्क दे दो तो आपका बिल कम आएगा, और आता भी है। लेकिन वो मीटर वाले को पता ही नहीं कि जिस दिन उस मीटर की जांच होगी तो सारी रीडिंग जिसमें उसने छोड़ी है, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर वाला, उसको डर नहीं है, तो स्थायी नौकरी नहीं है, वो भी जानता है 8,000 रुपये में वो 3,000 रुपये महीने की तो पेट्रोल जलाएगा अपनी बाइक की कम से कम। ठीक है ना? तो 3,000 रुपये की बाइक की पेट्रोल जलाएगा और वो नौकरी करेगा 10,000 रुपये में। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ 6-7 हज़ार रुपये में क्या वो न्याय करेगा अपने साथ? तो वो करेगा ही कुछ ना कुछ उल्टा सीधा। तो उल्टा सीधा करेगा तो किसी को दोष नहीं है, ये सिर्फ सरकार की जो नीतियाँ हैं। देश आज़ाद हुआ, देश का जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, छोटी पूरी जो भी सरकारों ने विभाग बनाए, उन विभाग में स्थायी कर्मचारी थे कि नहीं थे? सभी विभागों में। आज हर सेक्टर में प्राइवेटीकरण, हर सेक्टर में आउटसोर्स। क्यों भैया? आप स्थायी नौकरी क्यों नहीं दे सकते? आप बताएं ना कि इसलिए नहीं दे सकते। जितना आउटसोर्स में आप पैसा दे रहे हो प्राइवेट सेक्टर को, भाई उसका उतना तनख्वाह फिक्स कर दो ना, उसकी शर्तें लिख लो कि भाई इससे आपको पैसा ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो वो ज़्यादा सुखी होगा। आउटसोर्स की भी मैं आपकी जानकारी में डाल दूं,
आउटसोर्स में भी 50-50 हजार रुपए तक की लोगों की शिकायत है जी। कि साहब हम तो 50,000 रुपए दे के आउटसोर्स में भर्ती हुआ, वो गरीब 5 महीने की तनख्वाह तो उसमें गई बिल्कुल। और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो वहां रह गई, क्योंकि आउटसोर्स की कंपनी को कोई बंधन नहीं है कि आप इसको रखोगे ही। वो कोई भी बहाना लेके ये ड्यूटी ठीक नहीं कर रहा, ये हटा देगा। तो ये मैं समझता हूँ रोजगार कम मिले जी। लेकिन एक व्यवस्थित मिले, स्थायी मिले। बाकी लोग पढ़ लिख के जरूरी नहीं कि नौकरी करें, वो अपना छोटा रोजगार खोलेंगे। जी। रोजगार खोलेंगे तो कम से कम किसी के आश्रित तो नहीं रहेंगे। जी। आप बताइए 200-300 रुपए की नौकरी में अपन बैठे हैं, क्या होता है आजकल। बिल्कुल। सरकार ने एक ऐसा फंडा चलाया, पहले आपको पता है जियो फ्री में शुरू की, फिर 50 रुपये महीने शुरू की, फिर 100 रुपये महीने शुरू की, फिर 150 रुपये महीने शुरू की, फिर 190 रुपये महीने शुरू की, फिर जियो ने अब लगभग 350 रुपये का पैकेज 28 दिन। पता नहीं ये कौन सा नियम है सरकार का, मतलब बाकी दिन तो 30 दिन 31 दिन का महीना होता है, लेकिन ये जितनी कंपनी है इनका 28 दिन का महीना है। तो ये जो आप बताओ ना, अगर 1,000 रुपये कम से कम, एक घर में 2-2 3-3 मोबाइल हो गए, आप चले जाओ, हर बच्चे पे अलग मोबाइल मिलेगा, हमारी चाची पे अलग मोबाइल मिलेगा, बहू पे अलग मोबाइल मिलेगा, बेटी पे अगर एक घर में 4-4 5-5 मोबाइल, अगर 500 रुपये महीने भी उस पर खर्च करोगे तो 2,500-3 हजार रुपये वो गरीब का पैसे चला गया। तो आखिरकार ये नीतियाँ गलत है ना सरकार की। जो चीज पहले आपने फ्री में दी, जो चीज आपने 50 रुपए में दी, उस पर क्या खर्च बढ़ गया। और अगर इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है तो फिर तनख्वाह भी उतनी तेजी से बढ़नी चाहिए। देखो साहब, महंगाई की तो आप बात यहाँ से समझ लो कि मनमोहन सिंह जी के समय में जो मोटरसाइकिल 30,000 रुपये 35,000 रुपये में प्रचार करते घूमते थे लोग, एडवर्टाइज करते थे कि बाइक ले लो, आज उस बाइक की कीमत हो गई 1 से लेके 1.25 लाख रुपए। जो स्कूटी मनमोहन सिंह जी के समय में 35,000 रुपये 40,000 की आती थी, स्कूटी जो बिटिया की स्कूटी है, अब वो अलग बात है कि सभी इसको इस्तेमाल करने लगे, लेकिन बनाई तो वो बिटिया के लिए थी। आज उस स्कूटी की कीमत आप लेने जाओगे तो वो 1.5 लाख 1.25 लाख रुपए की स्कूटी हो गई। 35-40 हजार की, चलो आपने कहा कि हम इलेक्ट्रिक स्कूटी ले आए, बहुत अच्छी बात है। तो आज कल्पना करो ना साहब कि कम से कम महंगाई कहाँ से कहाँ है। अब जिस बिटिया के हाथ पीले करने की बात करते हैं, जो हम जिस तमाम सनातन धर्म की बात करते हैं जी करते हैं, उसमें बिटिया को क्या मानते हैं आप तो जानते हो। जिसके घर में बेटी नहीं हो उसे मालूम। आप सोने का क्या भाव हो गया, आज 1 तोला सोना लेने के लिए 1.5 लाख रुपए 1.25-2 लाख रुपए खर्च करेगा, तो बेचारा वो गरीब तो 1 तोला सोना अपनी बिटिया को दे ही नहीं सकता, कहाँ से शादी करेगा। चांदी का भाव ऐसा हो गया, जो मनमोहन सिंह जी के समय में, मैं कल एक जगह बैठा था तो बिटिया आ गई छोटी सी, तो उसकी बच्ची थी नन्ही मुन्नी, मैंने पूछा ये पायल कितने की है, तो बोले भाई साहब 10,500 रुपए की। वो छोटी सी बच्ची, साल भर की बच्ची, वो घुंघराले छोटी सी पहने रहती ना पायल, बिल्कुल 10,500। तो उसकी माँ बोली कि विधायक जी हमारी अम्मा बता रही है कि हम 150 रुपए में ले आते थे, ये पायल 10,500 की हो गई। कल्पना करो, जिसको एहसास महंगाई का वो एहसास वहाँ होता है, छोटी चीज 1 रुपए की दवा मिलने वाली, जो 1 रुपए की गोली आती थी बुखार की, आज उसकी कीमत कहाँ पहुँच गई आम जनता को पता ही नहीं जी। तो देखिए महंगाई का आलम तो बद से बदतर है। किसान का सरसों का भाव कहाँ है, लेकिन तेल का भाव कहाँ है। आप सबसे रिफाइंड की बात करते हो, सोयाबीन का भाव कहाँ है, और सोयाबीन का आप तेल लेने जाओ उसका भाव कहाँ है। तो भाई जो किसान का माल है, आज गेहूं की कीमत क्या है, और पानी की 1 लीटर बोतल हो गई 20 रुपए की, बिल्कुल आम बोतल हो गई 20 रुपए की। तो और आप कल्पना करो किसान का गेहूं क्या भाव है 1 किलो 20 रुपए का, मतलब वो पैदा करता है इतनी मेहनत से, किसान का भाव क्यों, वो किसान पैदा कर रहा है, उसका 20 रुपए किलो, कुल 20 से 22 रुपए 25 रुपए के ज्यादा कीमत है उसकी गेहूं की। आप कल्पना करो उसमें वो क्या क्या खर्च कर रहा है, दवाई डाल रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है, डीजल खर्च कर रहा है, मजदूर लगा रहा है, उसकी लागत देखो। और पानी की बोतल की कीमत 20 रुपए तो जी हमारी आम है,
इसी को होटल में लेने जाओ तो 60 रुपए की बोतल है, में लेने जाओ तो 80, 100, 200। तो ये महंगाई इन छोटी छोटी चीज़ों से लेकर हम चले कि महंगाई का आलम क्या है, और सबसे ज़्यादा इसमें मध्यम वर्ग का व्यक्ति पिस रहा है। एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा, गाड़ी ट्रैक्टर की बात आई हमारी स्कूटी की, E20 फ्यूल पे आपका क्या विचार है? क्योंकि किसान ट्रैक्टरों को यूज़ कर रहे हैं, तो उससे उनके किसानों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ ये सरकार की टोटल ठीक वैसे ही है जैसे नोटबंदी कर दी, जी ठीक वैसे ही है जैसे लॉकडाउन कर दिया, जी, ठीक वैसे ही है जैसे इन्होंने बगैर किसी व्यवस्था के किसान को ई टोकन खाद की व्यवस्था कर दी। भाई जब तक उसकी फार्मर आईडी पूरी तरह नहीं बन जाती, पूरी तरह आप ये तय नहीं कर देते कि किस सेक्टर में कितने किसान हैं, इस सेक्टर में इतनी दुकानें, इन दुकानों पे इस किसान को खाद उपलब्ध होगा, तब तो आप ई टोकन व्यवस्था लागू करो ना। आपने 50% किसानों की ई टोकन व्यवस्था बना दी, 50% मारा घूम रहा है। ठीक वैसे ही ये फ्यूल वाला मामला है। आप इस फ्यूल के लायक जो उसका इंजन है, जो उसके वाहन है, आप टोटल नए पैदा करो ना कि ये फ्यूल वाले वाहन इससे चलेंगे, क्योंकि अभी इनमें जो आप फ्यूल डालोगे ये सब खत्म होंगे। लाखों रुपए की गाड़ी जिसकी लाखों की कीमत है वो बर्बाद होगा। फिर जिसकी 20,000 की भी स्कूटी, अगर स्कूटी बगैर पेट्रोल डीजल वाली है तब तो ठीक है, और डीजल पेट्रोल वाली तो वो सब कबाड़ में जाएंगी। देखना आप 2-3 साल में स्थिति ये बनेगी, तमाम गाड़ियाँ बंद हो रही हैं। कोई लड़ने जाता है कि तूने पेट्रोल कम दे दिया, कोई लड़ने जाता है उससे कि तूने डीजल खराब दे दिया। अरे भाई खराब क्यों दे दिया? सरकार खराब बिकवा रही है। अब वो मिलावट, देखिए 2 बातें हो गई। पहले जो पेट्रोल पंप वाले थे वो मिलावट करते थे, वो काहे की मिलावट करते थे आपको ध्यान हो? वो सिर्फ मिट्टी का तेल मिलाते थे डीजल में, तो उससे इतनी खराबी नहीं आती थी, न तो इंजन खत्म होता था, ना वो खत्म होता था 10-20 साल बाद जाके पता चलता था उसका एहसास। आप ये जो आप मिलावट कर रहे हो, तो ये तो आप मिलावट का लाइसेंस आपने दे दिया ना। आप इसके लाइसेंस देने की बजाय आप इसके पेट्रोल पंप अलग खुलवाओ, इसकी आप जो उसका फार्मूला है आप उस तरह के इंजन बनाओ, तो आप चलाओ ना, कौन मना कर रहा है? अच्छी बात है। अगर आप चाहते हो कि देश में इसका लाभ होगा, देश में फ्यूल की समस्या का समाधान निकलेगा, लेकिन आप पूरी तैयारी के साथ आओ। ऐसे नहीं आपने लॉकडाउन लगा दिया, आपकी तैयारी कोई थी नहीं। आपने काले धन के नाम पे पूरी जनता को लाइन में लगा दिया, तैयारी आपकी कोई थी नहीं। काला धन वापस लाएंगे, 1 पैसा वापस आया क्या? आया हो तो बताओ आप। अरे जितना आपने काला धन की बात की थी वो सब काला धन सफेद कर लिया उनने। तो ये देखिए, ये इससे जनता को कोई लाभ नहीं है सिवाय नुकसान की। अच्छा, जैसे आप एक पंचवर्षीय और विधायक रहे हैं, तो पिछले पंचवर्षीय से और इस पंचवर्षीय में आप क्या बदलाव देखते हैं, और राजनीति में क्या बदलाव देखते हैं, साथ ही आप अपने कार्य क्षेत्र में क्या बदलाव देखते हैं? देखिए, मेरा ये दूसरा टर्न है। मैं पहले बाई इलेक्शन में चुनाव जीता था 2020 से 2023 तक, और 2023 से 2026 ये दूसरा टर्न है। राजनीति में अगर कोई गिरावट आई है तो देश के अंदर सबसे ज़्यादा राजनीति का जो नैतिकता का पतन हुआ है वो 2014 से शुरू हुआ। और राजनीति को टोटल मैं समझता हूँ एक व्यापारिक कारोबार की तरह वर्तमान की सरकारें देख रही है, चला रही है, क्योंकि हम तो उसके भुक्तभोगी, हम देख रहे हैं उसे। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, पूरी तरह खतरे में है। आप बताइए ये कहाँ का न्याय है? जनता ने आपको चुनाव जिताया, आप एमएलए बन गए, आप एमपी बन गए। अगर आपको विपक्ष में बैठने का अवसर दिया, हमको विपक्ष में बैठने का अवसर दिया ना, तो ये हमारा दायित्व है। हम ये सोचें कि विपक्ष में बैठ के हमारे बड़े काम नहीं हो पा रहे हैं, हमारे कहने से ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, ये सोचना मेरा काम नहीं है, ये सोचना हमारा काम नहीं है। मेरा काम है अपनी जनता के लिए संघर्ष करना। किसका ट्रांसफर हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं होने दो। बहुत बड़े काम नहीं हो रहे, नहीं होने दो। उसका इम्पैक्ट उस सरकार पे भी तो जाएगा ना जो सरकार में बैठे हैं। हमारा दायित्व है कि अपनी जनता के लिए लड़ाई लड़े, और हम वो लड़ाई अपने स्तर पर लड़ रहे हैं। जो भी हमारे छोटे छोटे काम हैं जिनको हम करा सकते हैं, हम लड़के भी करा रहे हैं, और अपने
दम पर भी करा रहे हैं। और देखिए साहब, ये जान एक कहावत थी कि जिसके पास ईमान नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। तो आपने अभी कहा कि आप कहाँ देखते हो क्या, तो देखिए सबसे बड़ी चुनौती तो पूरे देश के सामने खड़ी है कि आप सरकारें बनाने के बाद जो विपक्षी लोग हैं, विपक्षी दल हैं, उनको आप लगातार तोड़ रहे हो। ये जो एक तरह से खरीद बिक्री का कारोबार शुरू हुआ है, ये दो देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और सिर्फ ये कांग्रेस का मसला नहीं है, ये पूरे देश का मसला है। और मैं समझता हूँ इस परपाटी पर चौथा स्तंभ जिसे कहते हैं, जो मैं आपसे मुखातिब हूँ, पत्रकारिता, इनकी भी महती जिम्मेवारी है। और अब अगर कुछ बचा है तो सर्वोच्च न्यायालय की तरफ ही जनता आस लगा के देख रही है। बाकी देखो, सरकारों का तो एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। अगर किसी को इन्हें हटाना है तो इनके पास अलग कानून है, और किसी को बचाना है तो इनके पास अलग कानून है। तो अगर यही चलता रहा तो लोकतंत्र पे कौन भरोसा करेगा? फिर लोग विपक्ष में जीतेंगे भी ना तो भाग जाएंगे। तो विपक्ष की राजनीति करने के लिए भी लोग चाहिए। और मैं समझता हूँ जितना एक मजबूत सरकार का होना जरूरी है, उससे ज़्यादा जरूरी है मजबूत विपक्ष का होना। क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो निरंकुश सरकार, निरंकुश हाकिम हो जाएगा और फिर वो हिटलरशाही अंदाज में काम करेगा। और ये हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है। फिर भी मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि जो काम हो रहे हैं वो हम अपनी दम पे कर रहे हैं या जैसे भी हैं उनको करा रहे हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि विपक्ष में रह के भी आप जनता के कामों को करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको करा भी रहे हैं जितने संभव हो पा रहे हैं। तो तालमेल बिठा के आप विपक्ष के साथ कर रहे हैं काम, ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपकी मैं राजनीतिक शुरुआत के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा। कहाँ से आपको लगा कि राजनीति में अब शुरुआत करनी चाहिए और किस उम्र पर लगा? देखिए, लगभग ये सन 78-79 की बात है जी। और मेरा परिवार कोई राजनीति में कभी नहीं रहा। अच्छा। मेरे पिताजी की एक सब्जी की छोटी सी दुकान थी और हमारा पूरा परिवार मतलब इसी से लालन पालन करता था। और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और जहाँ तक मेरी राजनीतिक शुरुआत की अगर आप बात करें तो मेरी राजनीतिक शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से शुरू हुई। और मैं एक लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में रहा और वहाँ रह के मैंने 2-2, 3-3, 4-4 चुनाव भी लड़े। मैंने 2 बार नगर पालिका का चुनाव लड़ा, 1 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। मेरी माँ सन 2000 से 2006 तक और डबरा कृषि उपज मंडी, जो एशिया की एक बहुत बड़ी मंडियों में जिसका नाम शुमार है, उसकी निर्वाचित मंडी अध्यक्ष रही, पदेन नहीं। और एक लोकसभा के बराबर का वो चुनाव था। और 2018 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन की और बगैर किसी उसके ज्वाइन की। मैंने कोई न मेरी भारतीय जनता पार्टी छोड़ते समय, कांग्रेस ज्वाइन करते समय कोई मेरी डिमांड नहीं थी, न मैंने कोई, जब मैंने भाजपा में काम करना शुरू किया तब भी एक कार्यकर्ता के रूप में मेरा राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। और जब मैं कांग्रेस में मेरा राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ तो एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में मैं 2018 से 2020 तक, और 20 में जब मुझे भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कांग्रेस का टिकट मिला तो तब भी मैं एक आम साधारण कार्यकर्ता ही था। कोई मेरे पे एक ब्लॉक स्तर तक का कोई पद नहीं था। तो जो आपके व्यक्तिगत खर्चे थे और उन सब के लिए आप क्या करते थे फिर? नहीं, व्यक्तिगत खर्चे मेरे जब थे तब भी मैंने कहा ना, एक छोटा सा मेरा कारोबार था जी। और उसी से मैं अपने व्यक्तिगत खर्चे चलाता था। बल्कि ये कहो कि सुबह में दुकान 6 बजे निकल जाता था, 5 बजे, और अपना कोशिश करता था 9-10 बजे तक सब्जी मंडी का काम फ्री करके, और फिर मैं राजनीतिक सफ़र पे निकलता था। और मेरे जो भाई हैं, आज भी मेरे 2 भाई हैं, बड़े भाई और छोटा भाई, आज भी वो मेरी सब्जी मंडी की दुकान को भली बात ठीक ठाक चला रहे हैं। और मैं समझता हूँ
कि वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार था, आज भी है। अब वो ईश्वर जब आगे कुछ देगा तब फिर आगे फिर सोचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। तो पहला कोई आंदोलन जो आप बताएं, जब आपने राजनीतिक करियर शुरू किया तो किन चीज़ों पे आंदोलन किया है और कौन सा आपको मुद्दा पहले लगता था स्टार्टिंग एज में, यंग एज में? नहीं, देखिए, ये हमारे यंग एज का अगर जहाँ तक मामला है, डबरा में नगर पालिका तो थी, लेकिन डबरा में नगर पालिका नहीं थी। वो नगर पालिका में फायर ब्रिगेड नहीं थी, आग बुझाने वाला प्रखंड। तो हमारे यहाँ विपिन आनंद हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी के वहाँ मंडल अध्यक्ष हुआ करते थे। यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष होते हैं कांग्रेस में, वहाँ वो मंडल अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में हमने एक आंदोलन किया, उसका नारा था विपिन आनंद डटे रहेंगे, फायर ब्रिगेड लेके रहेंगे। तो हमारा सबसे पहला आंदोलन वो था। इससे पहले भी तमाम आंदोलन हमने किए। हमने साइकिल यात्रा की, हमने गांव में पद यात्राएं की, गांव में रात्रि विश्राम यात्राएं की। हमारा कोई राजनीति में हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम सीधा उससे उतर कर आए हो। हमारा राजनीति में जीवन का जमीनी सफ़र शुरू हुआ और आज भी वो ज़मीनी सफ़र हमारा जारी है। आज भी मेरा प्रतिदिन का काम है राजनीति में। कोई मेरा ये नहीं है कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो ये 1 घंटा मेरा ये क्षेत्र का समय था, अब मैं आपके पास हूँ। इसलिए संघर्ष से हमारा जीवन का वास्ता रहा है और आगे भी संघर्ष हमारा सोच भी है, संघर्ष हमारा नारा भी है। और संघर्ष सिर्फ करने की बात नहीं है, कहने की बात नहीं है, करना भी चाहिए। तो आप इतना संघर्ष करते हैं और कभी कभी आप, जैसे कि युवाओं के लिए ये सवाल है बेसिकली, कभी कभी आप थकान महसूस करते हैं या कभी कभी निराश महसूस करते हैं? कोई आपने काम है या जिस चीज़ को आप चाहते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं काम से अटैच हो जाते हैं कि हमें लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए हमारे क्षेत्र में और फिर वो हो नहीं पाती है, तो हम उससे अटैच हो जाते हैं और जनता भी पूछती है कि विधायक जी आपने कहा था, वो हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं उसके बारे में आपको कैसे आप उस चीज़ को हैंडल करते हैं? वो बेचैनी होती है, स्ट्रेस आता है, क्या चीज़ रहती है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मैं समझता हूँ निराशा किसी भी क्षेत्र में, निराशा आपको अपने आसपास भी नहीं आने देना चाहिए। क्षेत्र कोई सा भी हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या आपका व्यापारिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो या पारिवारिक क्षेत्र हो, निराशा अगर आपके आसपास आ गई, निराशा आपके मन में घर कर गई, तो फिर आप सफल हो नहीं सकते। इसलिए निराशा ठीक है, चुनौती हमारे सामने है। कई बार हम सोचते हैं, अब जैसे मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती है डबरा के जो रोड हैं, वो सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए है। ग्रामीण के रोड मेरे लिए उतनी बड़ी चुनौती नहीं है जितनी बड़ी चुनौती मेरे लिए डबरा नगर की समस्या है। अब चुनौती क्यों है? यहाँ लगभग 25 साल से मैं समझता हूँ सन 2000 से लेके और लगातार अभी तक या तो भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका रही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका नहीं रही तो स्वतंत्र नगर पालिका रही है, लेकिन कांग्रेस की नहीं रही। उस कारण से एक लंबे समय से डबरा बहुत बदतर स्थिति में है। सफाई के लिए अभी मुझे 1-2 दिन में आप देखने को मिलेगा, मैं सफाई के लिए धरने पे बैठने वाला हूँ। सफाई तक नहीं हो पा रही नालियों की, रोडों की हालत बद से बदतर है। जब मैं रोड से निकलता हूँ तो मेरी आदत है कि जहाँ ज़्यादा खराब रोड होगी मैं वहीं से निकलूँगा, चूँकि मैं गाड़ी में चल रहा हूँ, लेकिन मैं निकलूँगा वहीं से ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि मैं भड़क के जा रहा हूँ। और मैं कभी भी, आपने देखा कई बार, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, मैं गाड़ी से उतर के वहाँ जो लोग बीच में चल रहे हैं मैं वहीं खड़ा होकर बात करने लगता हूँ। तो जनता मुझसे कहती है कि विधायक जी आप दूसरी बार विधायक बन गए, ये रोड ठीक नहीं करा पा रहे। तो उस जनता को नहीं मालूम कि ये समस्या का समाधान नगर पालिका कर सकती है और नगर पालिका उसमें उदासीन है। और ट्रिपल इंजन की सरकार कहने वाली भारतीय जनता पार्टी उसमें बिल्कुल कुंभकर्ण नींद की तरह सोई हुई है, वो कुछ करना नहीं चाहती। तो मैं अपनी जनता से निवेदन करता हूं कि जैसे ही कांग्रेस की नगर पालिका बनेगी आपको ये रोडों के दलदल से निजात मिलेगी, मेरा आपसे श्योर वादा है। आपने मुझे विधायक बनाया, आप मुझे अगली बार भी विधायक बना दो, लेकिन अगर नगर पालिका नहीं है तो ये रोड की समस्या आप ठीक नहीं करा सकते। आप मुझे, मैं कह रहा हूं विधायक बना दो, आप मुझे मंत्री भी बना दो, तब भी तो नहीं नगर पालिका का काम है कि मैं नगर पालिका के थ्रू काम कराऊंगा। तो मेरा ये निवेदन है। तो मैं मेरे निराश कभी नहीं होता, ना निराशा से मेरा कोई वास्ता है। हर चुनौती का सामना करना, जितनी बड़ी चुनौती होगी उतना बड़ा आनंद आएगा। मैं जनता को बताना चाहूँगा कि जो सिटी के अंदर की रोड रहती है वो नगर निगम देखती है बेसिकली। नगर निगम और नगर पालिका, नगर पंचायत, 3 हमारे सेक्टर है जहाँ 15 वार्ड की नगर पंचायत कहते हैं उसे। यहाँ ये हमारे
मान के चलो हमारा 30 वार्ड है तो ये नगर पालिका है, हमारे पिछोर में 15 वार्ड है तो वो नगर पंचायत है, बिलुआ में हमारे नगर पंचायत है वो 15 वार्ड है। तो ये इस तरह डिवाइडेशन है। तो ये जो मूलभूत ढांचा है, अब जैसे सफाई के लिए विधायक को धरना देना पड़े, अब ये दुर्भाग्य है ना, क्या करें, लेकिन करना है। लेकिन वो मेरी जिम्मेवारी है कि सरकार अगर नहीं जाग रही, नगर सरकार नगर पालिका नहीं जाग रही है और ऊपर राज्य सरकार नहीं उस पर ध्यान दे रही है, तो चूंकि मैं विपक्ष का विधायक हूं तो मेरा हर क्षेत्र में संघर्ष करना मेरा दायित्व है। अगर हाईवे पे कोई समस्या है तो उसको मुझे उठाना है, नगर पालिका की समस्या हो मुझे उठाना है। मेरे अगर आज़ादी के बाद कई ऐसे पुल है, उनको पुल नहीं कहेंगे, उनको रपटा कहेंगे, जो एक क्षेत्र से दूसरे गांव को जोड़ता है। आज़ादी के बाद से अब 20 साल से तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब वो नहीं बन पा रहे तो उसकी लड़ाई तो मुझे लड़ना है ना। तो मैंने कहा चुनौती कितने भी बड़ी हो, निराशा को कोई स्थान नहीं, ना हमें निराश होने की ज़रूरत है, हम होंगे कामयाब एक दिन, निश्चित। अच्छा सर, ये बताएं कि आप के लिए राजनीति में सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट कौन सा रहा है, जो आपको बहुत गर्व महसूस हुआ हो, बहुत अच्छा लगा हो, सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट आपके लिए, व्यक्तिगत आपके लिए? नहीं, अब देखिए मामला ये यहाँ आता है कि खुद की सफलता की बात करेंगे तो मेरे जीवन का टर्निंग, राजनीति में मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट अगर कोई है तो 2018 में कांग्रेस ज्वाइन करना है। उस समय लोगों ने, मेरे शुभचिंतकों ने, इष्ट मित्रों ने, मेरे राजनीतिक समर्थकों ने, सब ने मना किया कि ये आप गलत करने जा रहे हो, आप कैसे एडजस्ट कांग्रेस को करोगे, और दूसरा जो है एक सत्ताधारी दल को छोड़ के आप विपक्ष का दामन थामने जा रहे हो। तो मैंने कहा नहीं, ये विषय नहीं है भाई, वहाँ रह के भी तो हम संघर्ष ही कर रहे थे ना जी। ऐसा नहीं है कि वहाँ हम संघर्ष नहीं करते थे, वहाँ भी अपनी मांग उठाते थे जी। और अगर हमें लगता है कि हम विपक्ष में रह के और बेहतर काम कर सकते हैं जी। तो जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनी जी। तो वो कल्पना से परे मामला था, जिसकी मतलब हालांकि चुनाव के समय हमने ये नारा दे दिया था जी। जिसके लिए हम काम कर रहे थे 2018 में, तो उसके लिए हमने नारा दे दिया कि अब की बार 50,000 के पार, मतलब जिसको हम जिताने निकले थे मैदान में, क्षेत्र में, उसको 50,000 के पार। तो जब मैंने ये नारा दिया तो लोग मुझ पे हंसते थे, कहते थे सुरेश राजे का दिमाग खराब हो गया है, बोले वो कांग्रेस में जाके विचलित हो गया, बोले कुछ भी अर्जर बक रहा है, हमारी गांव की भाषा में इसको अर्जर कहते हैं। तो बोले यार देखो, कह रहा है 50,000 के पार, ये कोई नारा है? और आप देखिए जब परिणाम आया तो 57,000 वोटों से कांग्रेस का प्रत्याशी विजयी हुआ और माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनी। तो लोगों ने कहा कि नहीं यार हम गलत थे और आपका डिसीजन, लेकिन डिसीजन बहुत खराब था लेकिन कारगर साबित हुआ। आपने सिद्ध करके दिखा दिया कि व्यक्ति अगर ठान ले तो कुछ नहीं कर सकता, तो वो हमने करके दिखाया। अच्छा सर, मुझे एक ये चीज़ और बताएं कि जैसे आपने कमलनाथ जी की सरकार में भी काम किया और फिर विपक्ष में भी काम किया, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है या थोड़ा बहुत? क्योंकि जनता को देखिए, जनता क्या है ना कि जब बाहर होती है तो उसको आइडिया रहता ही नहीं है कि आप एज अ विधायक किन किन समस्याओं को फेस कर रहे हैं। मैं जानता हूँ आपकी भी अपनी चुनौतियाँ होंगी, विधायक की भी अपनी चुनौतियाँ होती हैं, लेकिन जनता को ये लगता है कि ये मेरी चुनौतियाँ है ही नहीं, ये तो आप फेस कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी चुनौतियाँ आप फेस करते हैं जो आप जब सत्ता में नहीं होते हैं तब करते हैं? एक्चुअल में देखिए, जब दिग्विजय सिंह जी का शासन था तब हम विपक्ष में थे, हम भारतीय जनता पार्टी में थे। बिल्कुल। हमने वो शासन भी देखा है जी। और आज का शासन देखा है, दो मूलभूत अंतर है जी। वहाँ विपक्ष का विधायक अगर किसी कांग्रेसी मंत्री के पास पहुंच जाता था तो वो कांग्रेसी मंत्री अपने कांग्रेस के विधायकों को जी। एक तरफ बिठा देता था
कांग्रेस के जो उनके पदाधिकारी, उनकी भीड़ रहती थी, उसे एक तरफ बिठा देता था, और विपक्ष का विधायक आया है तो उसको कितने सम्मान के साथ बिठाता था, पहले चाय पिलाता था, फिर पूछता था भैया काम बताओ जी। और जैसे उसने अगर कोई कागज बढ़ाया कि साहब ये समस्या है, मेरे यहाँ ये दिक्कत है, तो मैंने वो देखा है कि इधर वो चाय, मतलब वो विधायक जी चाय नहीं पी पाते थे जी। और उसका ऑर्डर निकल के आ जाता कि ठीक है आपके इस कर्मचारी का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बिल्कुल। आज ठीक उसके उल्टा है। आज अगर कोई विपक्ष के विधायक का लेटर पहुंच जाए, मतलब कांग्रेस विधायक का लेटर पहुंच जाए, जो स्वेच्छा निदान राशि होती है मुख्यमंत्री जी की जी, जो किसी की जेब में नहीं जाती, वो होती है सिर्फ डॉक्टरी इलाज के लिए जी, स्वास्थ्य के लिए। अगर हमारी चिट्ठी चली जाए तो इस चिट्ठी पे देखेंगे कांग्रेस का पंजा छपा है तो उसको लेके एक तरफ रद्दी की टोकरी में डाल देंगे, और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल दिख जाए तो उसको दे ले, उस पर रिकमेंड होगी कि इसको 3 लाख रुपए देना है, तो उस पर जी भी कोशिश नहीं करेंगे इसको 2.5 दे दो, 3 दे दो जी। ये मूलभूत अंतर है। दूसरा अंतर बता रहा हूं, उस समय विपक्ष के विधायक या विपक्ष के नेता अधिकारी कर्मचारी कलेक्टर और एसडीएम और उन तहसीलदार के पास जाते थे तो तहसीलदार उतने ही सम्मान के साथ आता था, बिठाता था, चाय पिलाता था। आज तहसीलदार से लेके एसडीएम तक, कलेक्टर की तो बात छोड़िए, सबको डायरेक्शन है कि अगर विपक्ष के विधायक आते हैं तो पहले तो कोशिश करो कि आप मिलो मत, कोशिश करो कि आप मिलो नहीं, और अगर चलो मिल भी जाओ तो उनके साथ ऐसा व्यवहार करो कि दोबारा आपके पास नहीं आए जी। लेकिन जो लोग संघर्ष से डर जाते हैं वो सोचते हैं कि अब इनके पास नहीं जाना, लेकिन हमारा तरीका जी। उन चीज़ों को अलाउ नहीं करता। आप एक बार मना करोगे, हम 10 बार बोलेंगे, क्योंकि जनता का काम है वो करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। और राजनीति में इस तरह की गिरावट जो आई है, और इस तरह की गिरावट हमने 2014 के बाद से देश में देखी है। हम तो ईश्वर से दुआ करते हैं कि हमारे देश को किसकी नज़र लग गई है। अरे ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, स्थायी, देखिए कोई स्थायी घर नहीं है किसी का। हाँ। ये सत्ता, बिल्कुल, ये आनी जानी महफिल है। बिल्कुल आप किराएदार हो, आप इसके मालिक नहीं हो। जी। जब तक जनता ने आपको हक दे दिया आप बैठो, बिल्कुल। और जनता जिस दिन चाहेगी कि मेरा मकान खाली करो, तो आपको समय का पहिया और समय का काल चक्र अपनी गति से चलता है, तो इनसे डरना चाहिए। और जो लोग आज इस तरह का व्यवहार अधिकारी कर्मचारियों से लेके, मैं तो उन नेताओं को भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो सत्ता के नशे में इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, वो समय से डरना चाहिए। क्योंकि समय का जब काल चक्र घूमेगा और समय का पहिया जब अपनी गति को बदलेगा, तो फिर आप जो आज कर रहे हो, फिर उसी का फल तो आपको मिलेगा। फिर आप उम्मीद न करें कि ये किस तरह का व्यवहार हो रहा है, क्योंकि जो आप सिखा रहे हो वही आने वाला कल आपको झेलना पड़ेगा। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, आप दोनों पार्टियों में रहे, तो आपके लिए आइडियल नेता कौन है जो अभी मतलब प्रेजेंट हो? आपके हिसाब से कौन आपको आइडियल नेता लगता है, या आपके कौन आइडियल रहे हैं राजनीति में? देखिए, मैं समझता हूँ अब भाजपा वो अटल अडवाणी जी वाली भाजपा तो रही नहीं। और जहाँ तक आइडियल का सवाल है, तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि आज वो हमारे नेता हैं। वर्तमान के दौर में देश के अलावा भी आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जी। जिस तरह के खतरों से खेलने का मादा अगर कोई नेता आज देख रहा है, कोई नेता उठा रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं उठा रहा कि उसे प्रधानमंत्री बनना है, सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं कि ये लोकतंत्र बचा रहे, तो पूरे देश की बात कर रहा हूं। पूरे देश के साथ साथ आप विश्व पटल पे वर्तमान में आप छान के देखो तो जान जोखिम में डाल के काम करने वाला नेता अगर कोई दिखता है, वो आशा की किरण कहीं दिखती है, आशा की एक छोटी सी झीमी झलक कहीं दिखती है, तो वो राहुल गांधी जी के अलावा किसी में दिखती नहीं।
जैसा मैं फोटो में देख पा रहा हूँ, शायद आप भारत जोड़ो यात्रा के साथ राहुल गांधी जी के साथ में हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा के विषय में आप क्या कहेंगे, कैसी वो पहल थी और उसका आपने क्या उसमें से लिया, और राहुल गांधी जी से आप क्या कुछ क्वालिटीज़ क्या चुराना चाहेंगे जो कि आपको लगता है कि राहुल गांधी जी में और हमारे में भी होनी चाहिए, युवा में भी होनी चाहिए? देखिए, एक तो उनकी जो सच बोलने की अदा है, राजनीति में बहुत कम लोग हैं जो बोल पाते हैं। दूसरा, संघर्ष का रास्ता उनसे सीखने मतलब काबिल तारीफ है। जब मैं उनकी पदयात्रा थी, पैदल यात्रा थी, उसका भी मैं साक्षी हूँ, और दूसरी उनकी जो न्याय यात्रा थी उसका भी मैं साक्षी हूँ। मतलब वो आम आदमी से मतलब जुड़ने का, आम आदमी की समस्या को समझने का वो एक अद्भुत अवसर था। अब मैं समझता हूँ कि वहीं से एक आशा की किरण जागी है। वर्तमान में जो दौर है, एक्चुअल में राहुल जी का जो संघर्ष है वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो रहा। तो वो इसलिए नहीं हो रहा जो आपको दिख रहा है सबको। लोग कहते हैं कि राहुल जी सफल नहीं हो पा रहे, सफल नहीं हो पा रहे। उसका एक कारण समझ लो कि अगर इसी तरह ये ईवीएम से चुनाव होते रहे तो चुनाव सिर्फ एक नाम मात्र के चुनाव रह जाएंगे। ठीक इसी तरह कभी कोई देश का एक राज्य दे देंगे तो एक राज्य दे देंगे तो विपक्षी दल हो या हम हो, हम ये संतुष्ट हो जाते हैं कि अरे वो एक राज्य मिल गया। नहीं नहीं नहीं, हम कह रहे जब जनता अब चिल्लाने लगी है, जनता हमसे कहने लगी है कि आप क्या करोगे साहब, हम तो आपको वोट देते हैं, हम वोट देते हैं, वोट निकलता कहीं और है। तो जनता के मन में अगर ये भ्रांति आ गई है तो सबसे पहले एक आंदोलन देश में इसके लिए ही होना चाहिए कि ईवीएम की बजाय बैलेट से चुनाव हो। क्योंकि जनता, देखिए वोट कौन दे रहा है, हम और आप, हम और आप जनता ही है ना भाई। आप चुनाव लड़ो या मैं लड़ूं, आप चुनाव लड़ोगे तो मैं वोट डालूंगा, तो मैं जनता हूँ। जब मुझे ही भरोसा नहीं है कि मेरा वोट मैं जहाँ दे रहा हूँ वहाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो फिर उस चीज़ को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए। और मैं कई डिबेट में मैं ये बात कहता हूँ बड़े दावे के साथ। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कांग्रेस भाजपा के उन भाइयों को कहना चाहता हूँ जिनको भाजपा की रीति नीति पर, भाजपा की योग्यता पर, भाजपा का जो पूरे देश में उनकी नज़र में तूफान चल रहा है, एक तरफा खेल है, जहाँ जाइएगा भाजपा को पाइएगा। बिल्कुल। तो अगर ऐसा है तो आप एक काम कर लेना, अभी 2027 में कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो आप कुछ ना करें, एक काम कर लें, टेस्ट के तौर पर उन राज्यों में बैलेट से चुनाव करा लें, बैलेट पेपर से चुनाव करा लें, और उसमें अगर भाजपा जीत जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम लोगों को कहने को भी बंद हो जाएगा कि आप ईवीएम से चोरी करके चुनाव जीत रहे हो। अगर हिम्मत है, केंद्र में सरकार आपकी है, राज्यों में जहाँ चुनाव होना है वहाँ सभी राज्यों में आपकी सरकार है, लगभग एक आध राज्य को छोड़ दें तो सभी राज्यों में आपकी सरकार है। तो आपको डर तो होना नहीं चाहिए। तो आप बैलेट से चुनाव कराने की हिम्मत दिखाएंगे क्या? अगर वाकई में आप में थोड़ी सी भी नैतिकता है और आपको अपनी पार्टी की रीति नीति पर, और आपको लगता है कि जनता ने आपको 1000 रुपये उसके खाते में डालने से, या बिहार में 10,000 रुपये डालने से, या लाडली बहना को 1500 रुपये आप दे रहे हो, उसका लाभ है, अगर ये सारी चीज़ों की वजह से आपको जनता पसंद कर रही है, या किसान इसलिए आपको वोट दे रहा है कि उसको जो खाद का पैकेट 250 रुपये में मिलता था वो आज 500 रुपये में ढूंढे नहीं मिल रहा, जो किसान का 1400 रुपये का पैकेट मिलता था खाद का, उसकी कीमत आपने 2100 रुपये कर दी, और इसके एवज में आप कहते हो हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। आपको पता ही नहीं है, गरीब से गरीब किसान के जेब से आप साल में कम से कम 20,000 रुपये उसके जेब से छीन रहे हो सिर्फ खाद के नाम पर, और उसको 6,000 रुपये दे। अभी उसमें डीजल पेट्रोल शामिल नहीं है, अभी उसमें ट्रैक्टर की महंगाई शामिल नहीं है, अभी उसमें खाद में जो जमीन, उसमें जो फसल में हम दवाई डालते हैं कीटनाशक, वो उसमें अभी इंक्लूड नहीं है। ये आप 20,000 तो आप ही लूट रहे हो, डकैती डाल रहे हो उस गरीब
20,000 रुपये में किसको बोल रहा हूँ, ये छोटा किसान है। बड़े किसान से आप कितना पैसा लूट रहे हो, मतलब एक तरह से उसकी पॉकेट की जेब काट रहे हो, और एक तरफ आप कह रहे हो हम सम्मान निधि दे रहे हैं। अरे आप सम्मान निधि बंद कर दो, आप तो किसान को मिलने वाली जो खाद है 1 पैसा मत दो, आप उसको समय पे खाद दे दो, उस खाद की सब्सिडी और बढ़ा दो और उसको आम कर दो कि किसान इस खाद को जाएगा वो खरीदेगा, मामला ब्लैक का खत्म ही हो जाएगा। भाई कमलनाथ जी की 14 महीने की सरकार में ये खाद दुकान दुकान पर रखा रहता था, और कमलनाथ जी की सरकार ने अधिकारियों को इतना टाइट कर दिया था कि जाइए जो मैंने सोसाइटी पे खाद भेजा है वो खाद सोसाइटी पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो खाद सोसाइटी पे पहुंच रहा था तो वो बट ही रहता। जब गांव में उसको सोसाइटी पे खाद मिल रहा था तो प्राइवेट सेक्टर के दुकानदार ये बेचारे फोन कर करके किसान को बोलते थे कि दादा इस बार खाद लेने नहीं आ रहे, आप खाद ले आओ, पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप धान पे दे देना, खाद तो ले जाओ। मतलब ये हालत थी कमलनाथ जी की। अब कमलनाथ जी के समय से और अभी खेत का रकबा तो बढ़ा नहीं है, जमीन घटी है, बढ़ी नहीं है, और खेत में खाद जो डालते थे यूरिया हो या आपका दूसरे किस्म का खाद हो, लेकिन उसको ऐसा तो नहीं है 1 कट्टे की या 3 कट्टे खेत में लगने लगे हो, लेकिन किसान को खाद क्यों नहीं मिल रहा समय पर, आप इसको तो विचार करो। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर हमें जो कहते हैं ना, इनका एक नारा और था भारतीय जनता पार्टी का, तो आजकल वो उसको बोलते नहीं है, अत्याचार न भ्रष्टाचार, हम देंगे अच्छी सरकार। अब भ्रष्टाचार की बात करना तो बेईमानी है, क्योंकि वो शिष्टाचार में बदल दिया उनने। और जहाँ तक अत्याचार की बात है तो राजनीतिक अत्याचार जितना इस सरकार के दौर में हो रहा है, और भाई से भाई लड़ाने का काम, आपको ध्यान हो कांग्रेस सरकार के समय जब देश आज़ाद हुआ और सरकार चलाने का इनको अवसर मिला तो देश के हालात कितने बद से बदतर थे। वहाँ से सरकार चलाते हुए देश को भाईचारे के एक सूत्र में पिरोने का काम कांग्रेस की विचारधारा ने किया, कांग्रेस ने किया। वही आज क्या हो रहा है, अगड़ों के नाम पे, पिछड़ों के नाम पे क्या हो रहा है ये। अरे भाई 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 नहीं रहेगा तो राज्य किस पे करोगे, आप कम से कम राजनीति करो, लेकिन राजनीति में देश को देश रहने दो, भाई को भाई रहने दो, ये कम से कम नैतिकता तो होना चाहिए ये। और कांग्रेस की जो विचारधारा है वो सबको साथ लेने के चलने की विचारधारा है, उसमें भले कई राजनीतिक घाटे भी होते हों, मैं ये मानता हूँ कई बार कांग्रेस को इसके घाटे उठाना पड़े हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। उसके दुष्परिणाम आज कांग्रेस भोग रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसने कभी अपनी विचारधारा से हटके कोई ऐसा गठबंधन नहीं किया जो कोई कांग्रेस पे उंगली उठा सके। वहीं आज की भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक चली जाएगी, मौका पड़ने पर महबूबा मुफ्ती के साथ भी सरकार बना लेंगे, फिर कहेंगे इनको देश से निकालेंगे। तो ये देखिए, ये बहुत बड़ा मूलभूत विचारधारा का अंतर है। मैं फिर कह रहा हूं कांग्रेस कितना भी बड़ा घाटा उठा ले, लेकिन वो अपनी विचारधारा से समझौता कभी नहीं करती, ये बड़ा अंतर है। और एक अंतिम सवाल लूँगा बस सर। हाँ। एक चीज़ ये मुझे बताएं कि आने वाले 2 सालों में, 2 साल बचे हुए हैं, 2028 में फिर से चुनाव होंगे, 2 सालों में डबरा में क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं आपके एज अ विधायक तौर पे? देखिए, मैं आने की कोई प्लानिंग हो, कोई चीज़ हो तो आप बताना। मैं समझता हूँ कि आने वाले 2 साल में एक तो हमारे जो रोडों की दुर्दशा है सबसे ज़्यादा नगर की जी, उसमें बड़ा सुधार दिखेगा। रोड पे सर मैंने देखा है एक वीडियोस में कई बार के ट्रैफिक जाम बहुत 1-2 किलोमीटर लंबा जाम जो है हाईवे पे लग जाता है डबरा में। देखिए, ये मैंने उठाया है और सरकार का ऐसा कहना है कि हमने ये मंजूर करा दी है, लेकिन वो ज़मीनी धरातल पर उतरा है तब बिल्कुल ये सही बात है। ये बहुत महती समस्या है डबरा की, क्योंकि एक ही पुल है शहर के बीचों बीच से और बाईपास कोई है नहीं। एक ये बाईपास के नाम पे एक छोटा सा ये काम हुआ था जेल रोड का, तो चूंकि वो अंडरब्रिज के अंदर से भी है तो बड़े बड़े जो आजकल वाहन है वो उस पे से निकल नहीं पाते। तो एक तो बाईपास बहुत जल्दी उसका काम शुरू हो जाए, ऐसा सांसद जी जो वर्तमान सांसद है यहाँ के
भारत सिंह जी कुशवाहा, उनका ऐसा कहना था कि हमने ये मंजूर कराया है और संभवतः कुछ करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट है, लेकिन कब उसका शिलान्यास होगा, कब उसके टेंडर लगेंगे, कब उसका काम शुरू होगा, मैं बहुत प्रतीक्षारत हूँ। और निश्चित रूप से मैं तो उस दिन उनको धन्यवाद देने जाऊंगा कि आपने ये काम कराया, क्योंकि ये महती, ये देखिए, ये पार्टी का मामला नहीं है, ये विकास का मामला है और जन समस्या का मामला है, और एक रिंग रोड डबरा के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ ये दो चीज़ें हो जाएंगी तो फिर डबरा को एक जाम से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि डबरा एक क्लास की मंडी है और यहाँ हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ आती हैं। अच्छा, उस मंडी को एकदम आप हटा के कहीं भी इतनी मंडी को इतनी जल्दी शिफ्ट कर नहीं सकते। अरबों खरबों रुपए उस मंडी पे लगाए, वो मंडी पक्की होने में, अब जब मेरी माँ 2000 में मंडी अध्यक्ष बनी, तब लेके हमने तमाम 3 सेट और वहाँ पक्की मंडी कराने का काम शुरू किया। अब धीरे धीरे उसमें कुछ इजाफा हुआ है, कुछ मंडी पक्की होने के लिए अभी पिछली बार भी मांग की तो हो रही है। शेष मंडी जो वहाँ कच्ची बची है उसको भी हम संघर्ष कर करके पक्की करा लेंगे, तो उस मंडी को हटाने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, उसके लिए आप बाईपास रोड बना दो, बाईपास रोड बना दो तो बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक बड़ा समस्या है हमारी कि जो उस तरफ कॉलेज है, उस कॉलेज को, वो गर्ल्स कॉलेज भी उसी में जाता है, तो कम से कम वो गर्ल्स कॉलेज इधर बन जाएगा। तो अगर सरकार चाहे, तो मैंने एक सरकार को प्रस्ताव भी दिया कि आप चाहे तो वो जो कॉलेज की बिल्डिंग है आपके पास, जहाँ एक बड़ी जगह है शहर के बीचों बीच, उसको आप ये शिक्षा विभाग को दे दो, और वो पूरी जो जगह है उसको आप एक्वायर कर लो। तो ये मंडी का हमेशा का रट्टा खत्म हो जाएगा, मंडी में जाम लगता है या मंडी में अफरा तफरी का माहौल होता है। लेकिन चूंकि सरकार को अपन सुझाव ही दे सकते हैं, सरकार का मानना न मानना ये उसका काम है, लेकिन एक मेरा वादा जरूर है कि जैसे ही 2028 में जो संभावना है, जनता से जो आवाज़ निकल के आ रही है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो डबरा की जो लगभग 30 साल 25 साल पुरानी समस्या है, वो सारी की सारी समस्याएं 1 साल के अंदर उनका समाधान करके दिखाएंगे और इस जनता के बीच जाएंगे। और हम उन राजनेताओं से भी फिर पूछेंगे कि जो समस्या आप 30 साल या 35 साल में हल नहीं कर सके, वो कांग्रेस सरकार ने 1 साल में हल करके दिखाई है। तो सर, हमारा जो शो है वो टॉक विद इंडिया है, और हम जहाँ तक मानते हैं कि भारत के लोग जितना महत्वपूर्ण हैं उतने ही उनकी आवाज़ महत्वपूर्ण है। तो हम इससे छोटे छोटे मुद्दे और उनको उठाते हैं ताकि भारत देश के विकास में और कुछ तो हम योगदान दे सकें। तो आपको हमारा शो कैसा लगा और हमसे बात करके कैसा लगा, 2 मिनट अगर आप कैमरे में बताना चाहें, और जनता से ये ज़रूर कहें कि इस चैनल को प्यार दें और लाइक सब्सक्राइब करें सर, प्लीज़। देखिए, जितने बेबाकी से आपने सवाल पूछे, तो मैंने आपसे ये तो नहीं पूछा कि आप मुझसे क्या पूछोगे। बिल्कुल, मैंने कहा जो आपको पूछना है पूछो जी। तो मेरा ये कहना है कि पत्रकारिता का जो एक दायरा है, मतलब आप उसको कितने बखूबी निभा सकते हो, ये मुझे आज आपके इंटरव्यू के दौरान बातचीत से लगा। और आपका और आपके चैनल का मैं दिल से धन्यवाद दूंगा, और ये भी जनता से अनुरोध करूंगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, और ताकि कम से कम इतनी स्वच्छ वातावरण की पत्रकारिता, मैं तो बहुत लंबे समय बाद, मैं इतने लंबे समय से जीवन में हूँ, पत्रकार जब आते हैं तो मैं कहीं ना कहीं से वो कुछ ना कुछ इस तरह के सवाल जरूर करते हैं, और जिनका कोई लेना देना नहीं है सिर्फ, लेकिन हाँ उससे टीआरपी बढ़ती है, ये तो होता। लेकिन मैं समझता हूँ आज के युग में ऐसे चैनल भी है और ऐसे चैनल में काम करने वाले लोग भी हैं, ये हमारे लोकतंत्र के लिए भी मैं तो दिल से धन्यवाद दूंगा। ये बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए भी। देखिए, देश हम सबका है, ये धरती माँ हमारी सबकी है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, हम तो यहीं हैं, बिल्कुल जी, हमारा देश तो यहीं है जी। अरे हम नहीं रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी रहेगी, और उसको हम कैसा भारत देश दे के जाते हैं, ये जरूरी है। तो हमको जो हमारे पुरखे जिन्होंने जीवन में कुर्बानियां दी, तब देश इस लायक करके हमको देके गए। जब हमको कम से कम इतना
अच्छा रोड में बनाकर दे के गए जी। हैं तो उसमें कुछ बेहतर नहीं कर सके तो हम उसको पीछे ले जाने का काम नहीं करें। ये मेरा अनुरोध है और आपके चैनल को और आपकी पूरी टीम को एक बार बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं उम्मीद करूंगा कि आपका चैनल पूरे देश में जिस तरह की जो आपका विजन है उसमें आप सफल हों और देश को बनाने में भी आपके चैनल का और चैनल की टीम का एक योगदान होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।